पड़ा, पहले आप ये बताइए, डी स्ट्रीट का डॉन। When it becomes parallel to the x-axis, it is always better that you stop the exercise. फंडामेंटली अगर कंपनी स्ट्रांग है तो भी उसका स्टॉक क्यों गिरता है, ये माइंड में मेरे हमेशा आता है। जब पेट भर जाता है ना, आग नहीं होती है पेट में, नेक्स्ट जनरेशन काम नहीं करती। तो रिलायंस का भविष्य आपको कैसा लगता है? हर बिजनेसमैन सक्सेसफुल नहीं होता है। कबाड़ी के काम में ही सबसे ज्यादा पैसा है। इंडिया में ट्रिमेंडस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। लेडीज तो एट फॉर ज्वेलरी, ये बिजनेस तो कभी डाउन ही नहीं होगा। 1.25 लाख रुपए तोले सोने के बाद भी महिलाएं कहीं थम रही हैं। राजेश जी, हमने कंपनीज की बात करी, इसमें प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा मैटर करती है या कैश फ्लो ज्यादा मैटर करता है? अगर कोई आदमी कंप्यूटर लिटरेट है, अंग्रेजी बोल लेता है और उसको नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। आने वाले समय में आप फिरंगों को भी देखोगे, यहाँ पे आके नौकरियां करेंगे। आगे आने वाले कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो आपको लगता है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में आगे बढ़ेंगे? वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोलिंग स्टॉक हमारे पास है। रोलिंग स्टॉक मींस जो रेलवेज के पास व्हील्स हैं, वैगन्स हैं, इंजन्स हैं। आरओई और लो डेप्थ। नमस्कार दोस्तों, डीप टॉक्स आप जानते ही हैं। डीप टॉक्स मतलब बातें गहराइयों की, बातें पैसों की। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी बातों से रूबरू कराएं जहां पर दोस्तों कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले। और आज जो हमारे गेस्ट हैं दोस्तों, उनको आप जानते हैं डॉन के नाम से। दोस्तों, आज से 12 से 15 साल पहले जी टीवी पे एक प्रोग्राम आया करता था, डॉन ऑफ द डी स्ट्रीट, राजेश तांबे जी। दोस्तों, मुझे आज भी उनका वो सीन नहीं भूलता, जब उनसे कोई आदमी सवाल पूछता था और उन्हें गुस्सा आता था, वो फ़ोन ही उठा के फेंक देते थे, क्योंकि वो लाइव प्रोग्राम होता था। सामने ऑडियंस उनसे फ़ोन पे पूछती थी और वो जवाब देते थे। और दोस्तों, उनका जवाब देने का तरीका मेरे वाला नहीं था, क्योंकि मैं चार्ट देख के करता हूँ, बट ही इज़ ए हार्ड कोर फंडामेंटल एनालिस्ट फॉर द कंपनीज। कंपनी क्या बनाती है, कैसे बनाती है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत गहरी जानकारी थी उन्हें। और अगर आप अभी भी चाहें तो यूट्यूब पे कुछ उनके प्रोग्राम्स पड़े होंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं। दोस्तों, उनका एक स्टाइल था, उन्होंने गलत को हमेशा गलत बोला है, सही को हमेशा सही बोला है। फिर वो ये भूल जाते थे कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा पॉलिटिशियन है, क्या है, लेकिन ही हैज़ ऑलवेज टॉट ऑल ऑफ अस। और दोस्तों, उस वक्त मैं भी स्टॉक मार्केट में नया नया ही था, आज से 10-12 साल पहले सीख रहा था। बहुत कुछ मैंने भी उनसे सीखा है और आज मेरा सौभाग्य है और आप लोगों का भी सौभाग्य है कि वो हमारे बीच आए हैं। उन्होंने हमारा इन्विटेशन स्वीकार किया है। बॉम्बे से ही है स्पेशली फ्लोन फॉर दिस एपिसोड। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज़रूर देखिए, लाइक करिए। अगर आप लोगों के कुछ कमेंट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो स्वागत करते हैं राजेश तांबे जी का, डॉन साहब का। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। आपने इतनी बढ़िया इंट्रोडक्शन दी है राजेश जी की। राजेश जी, ये नाम कैसे पड़ा, पहले आप ये बताइए, डी स्ट्रीट का डॉन। आई थिंक सुभाष चंद्रा जो कंपनी जी के जो प्रमोटर थे, उन्होंने शायद कहीं अमेरिका में ये प्रोग्राम देखा था, तो उनको ये ऐसा लगा कि क्योंकि जी बिज़नेस वॉज अ बिज़नेस चैनल, तो उनको ऐसा लगा कि इस अमेरिकन पैटर्न के ऊपर हम क्या करें। तो आइडिया ये था कि आपको सवाल जवाब बताए नहीं जाएंगे, और अगर इफ़ यू आर अ वॉक इन इंसाइक्लोपीडिया और आपका मेमोरी बड़ी शार्प है, तो उस ज़माने में मेरे ख्याल से आज भी कुछ 6-7 हज़ार कंपनीज़ हैं, तो यू हैव टू बी फास्टर देन द कंप्यूटर। तो उन्होंने एक चैलेंज बोला कि आप विदाउट आपको कंपनीज़ का डिटेल्स नहीं बताएंगे, लेकिन खाली कंपनीज़ के नाम बताएंगे। तो उन्होंने चैलेंज किया कि आप नहीं करोगे तो क्या करोगे। तो मैंने कहा ठीक है, छोड़ देंगे। बट विद गॉड्स ग्रेस इट बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। तो कुछ 500-550 एपिसोड थे। ट्यूसडे फ्राइडे को डायरेक्ट टेलीकास्ट होता था और मेरे ख्याल से 5 साल चला। सो आई थिंक उसके बाद फिर वो ग्राफ जब नीचे आता है, व्हेन इट बिकम्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू स्टॉप द एक्सरसाइज। तो दैट इज़ अब आफ्टर 5 years, कुछ 550 एपिसोड्स के बाद फिर उसको बंद कर दिया गया। ओके दोस्तों, थोड़ा सा समझने में हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि सर की टर्मिनोलॉजी आम भाषा वाली नहीं है, लेकिन गूगल करिएगा, सब मिल जाएगा। तो बस मैं सिर्फ एक चीज़ कह सकता हूँ कि जब मैं अभी ऑफ कैमरा उनसे बात कर रहा था, मुझे भी कई चीज़ों में बफरिंग जैसे होती है ना, कि बफर होता है, ऐसे मेरा भी दिमाग बफर करने लगा कि सर ने क्या बात एकदम बोल दी, फिर मुझे 2 मिनट लगा के समझ आई। तो हो सकता है थोड़ा सा दिमाग बफर हो, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो शुरू करते हैं। यस राजेश जी,
ये बात बिल्कुल सही है कि आपसे बात करो, यू हैव सच अ मस्मराइजिंग पर्सनालिटी कि आप जो बोलते हैं बहुत अच्छे से सुनने का मन करता है। मैंने कल थोड़ा सा आपका जैसे यूट्यूब पे कंटेंट ऑब्जर्व किया, आप कंपनीज के बारे में बताते हैं, उनके फंडामेंटल्स के बारे में बताते हैं। तो फंडामेंटली अगर कंपनी स्ट्रांग है तो भी उसका स्टॉक क्यों गिरता है, ये माइंड में मेरे हमेशा आता है। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं कि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, टू बी अगेन बड़ा ओपन कैंडिड। स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता। इसमें जो बिग बुल्स खेलते हैं ना, इसमें जो एफआईएस खेलते हैं, जिसमें डीआईआईस खेलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका बहुत बड़ा रोल होता है और डिमांड एंड सप्लाई होती है और होल आइडिया अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी का है। तो आप एक चीज़ मान के चलिए कि एफआईएस और डीआईएस भी अच्छी कंपनीज को ही सिलेक्ट करते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग होती है, और उसके बाद जब उसमें ब्लॉक डील्स होती हैं तो ब्लॉक डील्स होने के बाद फिर उसकी प्राइस ऊपर जाती है और आइडिया ये होता है कि हमें 5 टाइम्स 5x 10x का एक प्रॉफिट बनाना है। उसका जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, नोसिल वाज अ कंपनी विच सेट अप द फर्स्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन थाने बेलापुर। टाटा की कंपनी है? नहीं, अरविंद मफतलाल की। अच्छा। इट वाज द मफतलाल ग्रुप। अरविंद मफतलाल वाज अ पायनियर ऑफ हिज टाइम्स। तो उन्होंने सबसे पहला अपना पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया, शेल के साथ कोलैबोरेशन किया, शेल उनके साथ आए और उस कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को मनु पटवर्धन देखते थे, हु वाज आल्सो फ्रॉम द शेल। मुझे ध्यान है, जैसे मेरा भी कुछ इंटरेस्ट था क्योंकि मैं सिरेमिक से हूँ, तो मोरबी गुजरात में जो पाइपलाइन है वो मफतलाल की है। वो एक पर्टिकुलर उसमें हाँ। हो सकती है, लेकिन उसके बाद फिर आईपीसीएल बाद में आया बड़ौदा। ओके। आईपीसीएल बाद में आया, फिर गंधार में आया, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स तो फिर ओवर लेटर ऑन तो फिर उसको रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया था। तो ये एक्सपेंशन इनको मिला नहीं क्योंकि एनवायरमेंटल के सारे प्रॉब्लम्स थे। उसके बाद फिर वो बूढ़े भी हो चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, जब पेट भर जाता है ना, आग नहीं होती है पेट में, नेक्स्ट जनरेशन काम नहीं करती है। तो ऐसा ही हुआ, कितनी ही इंडस्ट्रियल फैमिलीज़ के साथ ऐसा हुआ कि नेक्स्ट जनरेशन में कुछ किया नहीं। वो इस प्रोग्राम के माध्यम से ही उनके हम नाम बता सकते हैं। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो ये जैसे हुआ तो इसमें ये सारी चीज़ों में ये हुआ। तो जैसे मैंने कहा कि इवोल्यूशन ही इसी का नाम है। जैसे आप इसको पे आप नौसिल का मैंने बताया, देखो उसके बाद वही चीज़ आज वहाँ पे धीरूभाई अंबानी नॉलेज सेंटर बन गया। तो ये इवोल्यूशन है। तो रिलायंस का भविष्य आपको कैसा लगता है? फैंटास्टिक। मेरा एक ही मानना है, उनकी भी तो अब नेक्स्ट जनरेशन आ रही है। नहीं, एक देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं अगर थोड़ा सा इसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी लूँ, आप मेरे को एक बात बताइए कि कितने ही बिजनेसेस लोग खोलते हैं, बिजनेसेस आर मेंट टू गो फट। हर बिजनेसमैन सक्सेसफुल नहीं होता है। प्राइवेट इक्विटी इतने स्टार्टअप्स में पैसा लगाती है, आइडिया ये होता है कि वो प्राइवेट इक्विटी भी फट चली जाती है, लेकिन उनका एक ही आइडिया होता है कि अगर हमने 10 कंपनीज में पैसा लगाया, लेकिन इट इज़ अ टू फास्ट ग्रोथ इन टू शॉर्ट टाइम, और टू फास्ट ग्रोथ इन टू शॉर्ट टाइम विल ऑलवेज लीड टू प्रॉब्लम्स। कहीं ना कहीं पे वो बिजनेस मॉडल फट होगा। आइडिया प्राइवेट इक्विटी का ये है कि 9 बिजनेसेस फेल हो गए, एक भी चल गया तो हमारा सारा पैसा हम रिकवर कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप रिलायंस की बात करते हैं, सर ना मैं कभी उनसे मिला हूं, लेकिन एक चीज़ मैं खाली दुनिया के हर नौजवान को ये बताना चाहता हूं, अ मैन विद अ विजन। धीरूभाई अंबानी ने उस ज़माने में जो हमारी पॉलिसीज़ थी, उस पॉलिसीज़ के हिसाब से सबसे पहले यान बनाया, यान से कपड़ा बनाया, कपड़े के बाद पेट्रोकेमिकल्स में गए, पेट्रोकेमिकल्स के बाद फिर रिफाइनिंग में गए, उसके बाद फिर एक्सप्लोरेशन में भी गए। लेकिन अगर पॉलिसी कुछ ऐसी होती तो वो यान और कपड़ा नहीं बनाते, वो सबसे पहले एक्सप्लोरेशन और इसमें जाते। तो वहाँ पे जब उन्होंने रिफाइनरी लगाई अपने दोनों बेटों के साथ, जब वो दोनों बेटे अपने पिता के साथ काम करते थे, you'll be surprised, उनका हमेशा एक ही आंसर होता था, who's the best man who will design my refinery on a turnkey projects, turnkey basis के ऊपर। तो उनके जो एडवाइजर्स थे उन्होंने कहा, सर बेक्टेल्स इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, बेक्टेल्स वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन इंडिया। 1975 में बेक्टेल्स इंडिया छोड़ के गई जब फीरा इंप्लीमेंट हुआ, इफ यू रिमेंबर, जॉर्ज फर्नांडिस थे, सारी छोड़ के चले गए थे, कोको कोला छोड़ के चला गया, IBM छोड़ के चला गया, और सिर्फ जो 2 कंपनीज जिन्होंने अपने आप को डाइल्यूट किया, दे वर ओनली हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC। L&T वाज आल्सो देयर। L&T नहीं था उसमें। अच्छा, ये 5 कंपनीज थी खाली। तो उसके बाद यही बेक्टेल्स इंजीनियर्स इंडिया मध्ये बिगाजी कामा प्लेस। जी। और 90s में फिर बेक्टेल्स वापस आई बिकॉज इंडिया वाज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। तो इन्होंने जब बेक्टेल्स के साथ ये की, तो मैं आपको ये बता दूं, एक रिटेल इन्वेस्टर को, हर इन्वेस्टर को बता दूं, ना उनको अंग्रेजी बोलनी आती थी, ना अमेरिकन्स को गुजराती समझ आती थी, तो इंटरप्रेटर बैठे थे। धीरूभाई ऐसे विद्वान आदमी थे, उन्होंने इस बेक्टेल कंपनी को बोला, डिज़ाइन माई रिफाइनरी, जिसका मैं उन्होंने गुजराती में बोला, इसका इंग्लिश कन्वर्सेशन बता रहा हूँ,
design my refinery in such a way that it can have, that refinery has, it can take in diverse kind of crude and it has a high level of flexibility. धीरू भाई को ये पता था कि मुझे रिफाइनरी ऐसी बनानी है कि मेरे को बेस्ट क्वालिटी क्रूड नहीं खरीदना है, मैं गंदी क्वालिटी का क्रूड खरीदूंगा। अल्टीमेटली तो वो क्रूड रिफाइनिंग के लिए ही जाना है, रिफाइन होके आना है। तो गंदा क्रूड अगर खरीदता हूं तो उससे मेरे को, उस पर मेरे को डिस्काउंट मिलेगा, सस्ता मिलेगा। अल्टीमेटली तो फिर वही प्रोडक्ट्स बनते हैं ना कि आप पेट्रोल भी बनाओगे, डीजल भी बनाओगे, केरोसिन बनाओगे, एलपीजी बनेगा, ज़ाइलिन बनेगा, पैराज़ाइलिन बनेगा। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें थोड़ा सा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि क्रूड को अगर मैं रिफाइन करूंगा तो सिर्फ पेट्रोल ही बनाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो 10-12 पेट्रोल तो आपके डाउनस्ट्रीम बनता है। हाँ, तो आपके वो 10-12 जो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं डाउनस्ट्रीम से वो बनेंगे, उसमें आप थोड़े से माइनर चेंजेस कर सकते हैं। तो उन्होंने उनको बोला कि आप इसको करिए और उसके बाद डाइवर्स काइंड ऑफ क्रूड लीजिए और इससे मैं आपकी रिफाइनरी बढ़िया बनेगी। इससे उनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स बढ़िया थे। अब आपका इस पे सवाल ये आएगा कि यार फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने क्यों नहीं किया। सवाल ये उठता है सर, पब्लिक सेक्टर कंपनीज के जो चेयरमैन बनते हैं वो चेयरमैन सिर्फ 2 साल के लिए, 3 साल के लिए बनते हैं जी। मोटिवेशन क्या है उनके एक चेयरमैन को कि मेरे को ये करना है? 2 साल के बाद तो वो रिटायर हो जाएंगे। धीरू भाई की तो अपनी कंपनी थी ना। मैं सर धीरू भाई का ये कोट एक जगह बहुत मतलब करता हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं स्पीकिंग वगैरह में जाता हूँ। आज आप किसी भी व्यक्ति से पूछें जो डिस्पेंसिंग बॉय है या डिस्पेंसिंग मास्टर बोलते हैं पेट्रोल पंप पे उनकी लैंग्वेज में, कि भाई तुम तेल डाल रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो, अगर तुम्हें एक फ्री कॉल मिल जाए कि तुम कुछ कर सकते हो तो क्या करोगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलेगा कि सर मैं मैनेजर बन जाऊँगा, या ये मैं अल्टीमेटली जो वर्ड होगा ना वो कहेगा कि मैं इस पेट्रोल पंप का मालिक बनना चाहता हूँ। वो ये नहीं कहेगा कि मैं रिफाइनरी लगाएं। धीरू भाई से जब पूछा गया कि तुम क्या बनना चाहते हो तो उसने कहा मैं रिफाइनरी लगाना चाहता हूँ। और कैसी, शेल जो थी कंपनी जो वहाँ से जहाँ से ये आए थे, कौन सी कंट्री में थे? ईडन में गए थे। हाँ, ईडन में। तो ईडन में ये शेल में काम करते थे पेट्रोल पंप पे। तो शेल की रिफाइनरी लगाना चाहता हूँ इन्होंने ये बोला था। एंड टुडे आई बिलीव शेल इज देयर पार्टनर। और सर आप उसकी भी छोड़िए ना कि लुक एट द विजन व्हाट दैट मैन। यस, कि आप अगर एक छोटे से गांव से आते हैं, आपने केमिकल इंजीनियरिंग नहीं की है और उसके बाद आपकी एक ये ऐसी विजन है कि बेक्टेल्स को आप ऐसे बताते हैं, सर दीज आर ऑल गॉड गिफ्टेड पीपल हैं ये। यस। और मैं समझता हूँ कि गॉड गिफ्ट हर एक को नहीं मिलती है। चलिए मैं वापस आता हूँ अपने सवाल पे कि धीरू भाई अंबानी, देन मुकेश अंबानी एंड नाउ द नेक्स्ट जनरेशन 3 ऑफ देम। तो अब क्या लगता है भविष्य आपको? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि वंस यू हैव योर सिस्टम्स इन प्लेस, अगर आपके सिस्टम्स इन प्लेस है तो फिर देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड आई थिंक सिस्टम्स हैव बीन पुट इनटू प्लेस। और टुडे आप ये देखिए ना कि इतना प्रॉफिट है कि आप हर एरिया में जा रहे हैं, हर न्यू एरियाज में जा रहे हैं। आप हाइड्रोजन में भी जा रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक बैटरीज में भी जा रहे हैं, यू नेम द थिंग एंड ही इज इनटू। तो आई थिंक भूख है एंड यू आर पुटिंग ऑल, आपके अगर हर चीज़ अगर प्लेस में है तो आई डोंट फील एनी रीज़न। और दूसरी बात, वो एक एस्ट्रोलॉजी में मैं थोड़ा बहुत बिलीव करता हूँ, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर मेरे को बहुत साल पहले मिले थे जब ये रिफाइनरी लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था धीरूभाई अंबानी जी की जन्म पत्रिका देखने का। तो उन्होंने पत्रिका देखी और किताब बंद कर दी, वो पत्रिका ही बंद कर दी। वो कहते हैं यार ये पत्रिका क्या दिखा रहे हो, ये तो इस आदमी की ऐसी पत्रिका है जैसे भगवान की पत्रिका होती है, भगवान राम की पत्रिका। तो कहता है क्या देखना है इस आदमी, आई मीन नथिंग कैन स्टॉप हिम। आई मीन इतनी पावरफुल पत्रिका थी। That's all God gifted. It's God gift. I mean, every person doesn't have it. Only one in a billion is born like this. और दूसरा, जैसे आपने कहा कि मैं ये कहता हूँ, सारे बिजनेसेस को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, सब बिजनेसेस को सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट डजंट वांट कि कोई बिजनेस फेल हो। लेकिन कितने आदमी हैं जो उस तरीके से सोच सकते हैं जो गौतम अडानी सोचते हैं, जिस तरीके से टाटा सोचते हैं, या जिस तरीके से बिरला सोचते हैं, आदित्य बिरला ग्रुप पर्टिकुलरली। आप में से ये पूछेंगे कि ये 3 नाम 4 नाम क्यों सक्सेसफुल है? सर इसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट करती है। आप अपने बिजनेसेस को गवर्नमेंट के बिजनेस की और उनके उस बिजनेस के साथ जब आप अपने आप को अलाइन करते हो एंड यू अलाइन योर बिजनेस टू दैट बिजनेस, आपका बिजनेस तो सक्सेसफुल होना ही है। आप मुझे बताइए ना सर, आज आपने जामनगर में यू क्रिएटेड जामनगर, आज 60 मिलियन टन की ग्रास रूट रिफाइनरी है। सर किसमें इतनी इस झल्ले की उड़ान उड़ने में, सर किसके पास इतनी हिम्मत और किसके पास ये दम है कि इस झल्ले की उड़ान उड़े कि 60 मिलियन टन की आप रिफाइनरी? इट्स नॉट अ जोक। यस, इट्स नॉट अ जोक। ग्रास रूट रिफाइनरी। और सर बाय दो, और आप थोड़ा सा और आगे जाइए, ONGC में ही एक साइंटिस्ट होते थे, आपके सेस्मिक डेटा के ऊपर वो ये करते थे। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन किया धीरूभाई को कि भाई D6 ब्लॉक पे, विच वॉज नोन एज धीरूभाई ब्लॉक, यहाँ पे बहुत है ऑयल एंड गैस। तो उन्होंने कहा अच्छा है तो फिर देन वील बिड फॉर इट।
तो अंडर द न्यू लाइसेंस एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी में उन्होंने वो बिड किया, उनको वो मिला। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, पीपल फॉरगेट कि जब आप ओशन में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं और एक्सप्लोरेशन करते हैं, देयर आर जियोलॉजिकल सरप्राइजेस। यस, सेस्मिक डेटा आपको बताता है कि बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा तेल मिला, लेकिन कंटिन्यूटी में भी वो तेल आना चाहिए, गैस आनी चाहिए, तो वो नहीं मिली। दे हैड एन आइडिया कि हमारा कुछ 80 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का कुछ हमारा प्रोडक्शन होगा, बट प्रोडक्शन स्टार्टेड फॉलिंग। बीपी बिकेम देयर पार्टनर। अच्छा, बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है कृष्णा गोदावरी। दे वेंट विद दैट कैनेडियन कंपनी एक्सप्लोरेशन में विच हैड वेरी गुड टेक्नोलॉजी, वो भी किया उन्होंने। सो देखिए, सिलेक्शन ऑफ द कंपनीज बाकी फिर भाग्य है, जैसे आपको नहीं मिला। मेरा बड़ा सिंपल सा रीजन है सर, ओएनजीसी को भी 1975 में बॉम्बे हाई मिला। बॉम्बे हाई मिलने के बाद आपके जितने भी उनको ऑयल फील्ड्स मिले, दे वर ऑल द मार्जिनल फील्ड्स, वेदर इट इज ऐश्वर्या, मुक्ता, पन्ना, ये सारे मार्जिनल फील्ड्स मिले। कोई मेजर उनको ये नहीं बॉम्बे हाई से बड़ा, बॉम्बे हाई जैसा कुछ नहीं मिला। तो जब तेल ही नहीं है तो फिर क्या करें। बट तेल में एक दूसरे मुकद्दर का सिकंदर है, और उनको मैं सैल्यूट करता हूं। वो भी बिहार से आए थे कुछ पैसे लेके, अनिल अनिल अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्रेन इंडस्ट्रीज उनकी कंपनी होती थी। और एक बात बता दूं, केन्स का भी जब उनको ये मिला था, नोबडी लुक्ड एट जोधपुर के पास जो फील्ड्स हैं, वो तो ऑनशोर है, किसी ने उसको देखा नहीं था। अच्छा, पीपल हैव बड़ा, लोगों को बड़ा एक आइडिया नहीं है, केन्स इज ओनली एन एक्सप्लोरेशन कंपनी। सर, मैं उसकी हिस्ट्री जानता हूँ। पहले सहसा गोवा, पहले नालको, फिर सहसा गोवा। नहीं सर, नालको नहीं, बाल्को। बाल्को, सहसा गोवा, फिर नालको, फिर ये जो है क्या नाम, बट उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बाल्को को जब उन्होंने लिया सर, उस जमाने में अगर आपको याद होगा, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, और जब उसमें ये जब हुआ कि हम कुछ पब्लिक सेक्टर्स को बेचेंगे, तो डिसइन्वेस्टमेंट में जो हमारे जर्नलिस्ट थे इंडिया टुडे में, तो उनको आपने मिनिस्टर बनाया था, कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो उस जमाने में ये हुआ। तो जब ये डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, बाल्को बिकी, तो उनके जो फाइनेंस गाय थे वो कहते हैं अनिल जी को, अनिल जी पैसे कहाँ हैं? कहते हैं अच्छा देखेंगे। उनके ऊपर भी किशन जी की लीला है, हाँ, और किशन जी के बहुत बड़े सर भक्त वो हैं। मैंने शायद उस टाइम में रील और ये तो नहीं होता था, लेकिन हाँ किसी न्यूज़ चैनल में देखा था कि ही वेंट एंड ही सेड कि मैं ये कंपनी खरीद रहा हूँ, ये चेक लो और ये दे दो मुझे, कुछ ऐसा कहानी थी। आप एक चीज देखिए कि जहां पे आपके बॉक्साइट माइंस हैं, हाँ, और जब आपने बाल्को को डिसइन्वेस्ट किया और इन्होंने लिया, अब उन्होंने हिंदुस्तान जिंक को भी लिया। यस, तो ये देखिए, ये मुकद्दर, और अच्छा स्क्रैप का काम स्क्रैप करते का थे, काम स्क्रैप करते थे का काम पहले, ये करते साउथ थे, अफ्रीका से आए थे, स्क्रैप का काम करते थे, और उसको कबाड़ी का काम बोलते हैं। लेकिन कबाड़ी के काम में ही सबसे ज्यादा पैसा है, क्योंकि जब शिप्स जाती हैं उसमें से कॉपर आता है, कितने सारे बड़े प्रेशियस मेटल्स आते हैं। तो ये एक जो विजन है ये लोगों को, दीज आर ऑल, आई टेल यू, दीज आर ऑल गॉड गिफ्टेड पीपल, एंड दीज आर द पीपल हु आर बिल्डिंग इंडिया। बिल्कुल। मेरे को इस प्रोग्राम के पॉडकास्ट के माध्यम से बोलेंगे, ये लंबू जो बैठा है ये इनका चमचा है, मैं आज तक कभी इनसे मिला नहीं हूँ। ये लोग कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है भाई, इनको देख के ऐसे इतनी मोटिवेशन मिलती है। लेकिन यस, इट्स गॉड गिफ्टेड। आप एक बार मोटिवेट हो जाओगे, 2 बार हो जाओगे, लेकिन अल्टीमेटली तो स्ट्रगल्स तो हैं ही इसमें। बिल्कुल सर, आप एक चीज देखिए ना कि आप इतनी बड़ी चीजों को बनाते हैं, आप बाल्को को लेते हैं, आप हिंदुस्तान जिंक को लेते हैं, उसके बाद केन्स इंडिया जब वहां जाता है जोधपुर के पास बार्मर में आपको मिलता है, और उसके बाद फिर केन्स को भी कोई बड़ी डिस्कवरी मिली नहीं, और उसका बेसिकली दे आर ओनली अ एक्सप्लोरेशन कंपनी। उन्होंने बोला हम इसको बेचना चाहते हैं, इन्होंने कहा ठीक है हम ले लेंगे। तो आज देखिए पूरे राजस्थान का इकोनॉमिक साहब चेंज हो गया। टुडे सबसे ज़्यादा टैक्सेस राजस्थान में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ तेल की वजह से। यस, तो होल इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट, मतलब लोगों की किस्मतें चमक गई हैं, ज़मीनों की कीमतें कितनी एक्सपेंसिव हो गई हैं। आज राजस्थान इज बिकम वेरी एक्सपेंसिव ये ऑयल की वजह से। तो ये सब ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि इंडिया में ट्रिमेंडस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं जितने भी भारत से भागे हुए भारतीय हैं ना, NRIs, मैं इनको भारत से भागे हुए भारतीयों को भ बोलता हूँ। मैं इनको बोलता हूँ एक ज़माना ऐसा आएगा, अब आने वाला है, अब वो गोल्डन पीरियड आएगा। बिकॉज आई एम ऑफ द फर्म बिलीव 16th, 17th, 18th century वी वर द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अलॉन्ग विद चाइना। 50% ऑफ द वर्ल्ड GDP हम डोमिनेट करते थे, अमेरिका कहीं दिखाई नहीं देता। तभी तो अंग्रेज आए थे लूटने हमें, और घोड़े देके हमारे को लूट के ले गए। और हमें, मेरे को वो जो है शशि थरूर की वो स्पीच याद है जिस उन्होंने वहाँ के पार्लियामेंट में बोला कि यू पीपल लूटेड अस। और उन्होंने एक चीज़ और भी बढ़िया बोली, वो तो बड़े अच्छे बोलते हैं। उन्होंने एक चीज़ और भी बोली, कुछ ऐसे ही किसी ने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा, यहाँ पे इंडिया में किसी ने उन्होंने कहा, तो कुछ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला, यू कैन पिस इन द पब्लिक बट यू कांट किस इन द पब्लिक।
वैसे ही इज अ वेरी गुड स्पीकर, नो डाउट अबाउट इट। तो राजेश जी देखिए, ऑल सेड एंड डन, रिलायंस हो गई, एल&टी हो गई, हिंदुस्तान लीवर हो गई, या क्रेन इंडिया हो गई, या ये जितनी कंपनियां, ये तो अब पुरानी बातें हो गई, ये तो बहुत ऊपर पहुंच गई हैं। आज कोई नवयुवक है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज तो आगे भी चलने वाली हैं, आज कोई नवयुवक है, उसको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, हम अब एक इन्वेस्टर के नज़रिए से सोच रहे हैं, तो उसको कंपनी में क्या देखना चाहिए, और ऐसे कौन से आगे सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि विच कैन अटेन दैट लेवल ऑफ सक्सेस जो आज रिलायंस या एल&टी या हिंदुस्तान यूनिलीवर, या हम जिसकी भी बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की, या टॉप 10 कंपनीज वाली बात कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर मारुति भी अब वहाँ पहुँच गई है। तो आप क्या समझते हैं, ऐसी कौन सी कंपनीज हो सकती हैं? मैं कंपनीज के नाम नहीं जानना चाह रहा, मैं सेक्टर के नाम जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको लगता है, क्योंकि सेबी की रिस्ट्रिक्शंस हम कंपनी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन हम सेक्टर्स की बात कर सकते हैं, तो आप उसमें बताइए कि कैसे हो सकता है। देखिए, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, मैं हमेशा इन्वेस्टर को ये बोलता हूँ कि फंडामेंटल्स के हिसाब से चलो। ओके। चार्ट में कभी भी आपको ये नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये भी एक स्टडी है, क्योंकि देखो एक चीज़ समझो, सबकी दुकानें चलनी है। यस। जो टेक्निकल भी स्टडीज़ लेते हैं उनकी भी एक दुकान है, उनको भी भगवान ने पेट दिया, उन्होंने भी कुछ स्टडीज़ करनी है। बीवी बोलती है शाम को पैसे ले आना, कल बच्चे की फ़ीस भरनी है, तो टेक्निकल की भी क्लासेस चलनी है। बट मेरा ऐसा मानना है कि फंडामेंटल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फंडामेंटल में सबसे पहले एक इन्वेस्टर को मैं यही बोलूँगा कि जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं इस बाज़ार में, तो सबसे पहले देखिए कि प्रमोटर का बैकग्राउंड क्या है, प्रमोटर का बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद कंपनी के टॉप लाइन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उनके एक्सपेंशन प्लान्स क्या है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताऊँगा। एक पेंट की कंपनी होती थी जिसमें विजय मल्ल्या का शेयर होता था, बर्जर। सर, आप एक चीज़ देखिए, भाग्य ने उस इंसान को बहुत कुछ दिया और फिर ले भी लिया भाग्य ने। लिया भी कितना ज्यादा। अब आप एक देखिए कि जब हम मल्ल्या जी की बात करते हैं तो देखो पिताजी ने कितना बड़ा अंपायर उनको हाथ में दिया। आपको याद होगा डिपीज के स्क्वॉश पीते थे आप? लेकिन उनको एक वक्त में लिकर बैरन कहते थे। यस। एंड ही वाज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर ऑफ, मतलब उनके पोर्टफोलियो में दुनिया की बेहतरीन कंपनियां होती थी लिकर की। नहीं, बट एक बात बताऊं, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि इसमें ना थोड़ा सा कहीं गलती हमारे इंडियन बिजनेसमैन की भी हुई कि उस जमाने में जब मार्केट ओपन अप हुआ, तो मार्केट जब ओपन अप हुआ तो उसको हम कह रहे थे कि इंडियन मेड फॉरेन लिकर कंपनी, ये फॉरेन लिकर आएगा। तो उसमें आप देखिए कि बिलाइन एक एंट्री आई थी इंडिया में, सीग्रम्स भी आए, हिरम वॉकर्स भी आए, बहुत सारी कंपनीज आई, और आज टुडे आपके सारी कंपनीज ने किया। अब जब शिवाज रीगल आया तो शिवाज रीगल ने, अब सबको ये चाहिए था कि हमारे को मोलासिस चाहिए, तो आप कुछ शुगर प्लांट के पास ही जाओगे। तो प्लानिंग ऐसी हुई गवर्नमेंट की कि आपको एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज को खरीदना पड़ेगा, वी विल नॉट अलाउ यू टू पुट अप न्यू प्लांट्स, सो दैट अल्टीमेटली यू आर एबल टू प्रोटेक्ट योर ओन इंडस्ट्री, नथिंग रॉन्ग। तो इन्होंने, आपको याद होगा, बहुत बढ़िया लाला बंसीधर चलाते थे डीसीएम की कंपनी को। जी। और उस कंपनी का नाम होता डीसीएम था श्रीराम। डीसीएम श्रीराम, तो खैर वो था, लेकिन उनका मेरठ के पास एक गांव है दौराला शुगर। आप किसी 5 स्टार में जाइए, चाय कॉफी पीते थे तो दौराला का सैशे होता था, तो उन्होंने दौराला को खरीदा। ऐसी बाकी की कंपनीज ने लिया। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बताऊं आपको कि इंडियन बिजनेसमैन, जब ये मार्केट ओपन हुआ आफ्टर वी बिकेम अ पार्ट ऑफ WTO, कई बिजनेसमैन को लगा कि अरे डियाजो अगर इंडिया में आता है तो हो सकता है कि मेरा काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो उस फेयर में हमने इसको बेचा। उस फेयर में अगर आपको याद होगा कि इन्होंने भी, रमेश चौहान ने भी अपना बॉटलिंग प्लांट बेचा था, बिकॉज ही हैड दैट फियर कि पेप्सी और कोक मेरे को खत्म कर देगा, मे बी बॉटलर्स मेरे पास नहीं रहेंगे। अगर बॉटलर्स ही मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे बेचूंगा। आपको याद होगा गही साहब की आइसक्रीम होती थी, गही बनाते थे एक आइसक्रीम, उसके बाद वो 2 भाई चेंज हो गए थे। आपको याद होगा 1980 में हमने और आपने बड़ी क्वालिटी आइसक्रीम खाई, और क्वालिटी आइसक्रीम के बाद गेलॉर्ड बनी। यस, गेलॉर्ड। एंड इफ यू रिमेंबर, इन फैक्ट क्वालिटी वाज सोल्ड ऑफ टू हिंदुस्तान यूनिलीवर, व्हिच बिकेम क्वालिटी वॉल्स। तो ये भी हमने एक वो दौर देखा है जहां पे इंडियन बिजनेसमैन थोड़ा सा डर गया कि शायद मैं कॉम्पीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया इज अ बिग मार्केट नाउ, ह्यूज मार्केट, बहुत एक पैराडाइम शिफ्ट देखा गया है। तो एक वो जो शिफ्ट देखा है, जैसे आपने बाल्को को बोला, आज देखिए ना क्या बन गया है। यस। नाल्को आज सबसे बढ़िया कंपनी है। वेयर इज हिंडाल्को टुडे एज फार एज एल्यूमिनियम इज कंसर्न?
सो फंडामेंटली एक हमें ये देखना है कि उनके प्रमोटर्स में क्या कितना पोटेंशियल है, एंड नेक्स्ट क्या स्टेप होना चाहिए? खाली आप उसको देखिए कि इसमें उसके बाद मैं हर इन्वेस्टर को बोलता हूं कि शेयर की जो मूवमेंट होती है उसमें देखिए कितना एफआईएस का उसमें शेयर है, कितनी होल्डिंग उनकी है, डीआईएस की कितनी होल्डिंग है, उसके हिसाब से फिर वो मूवमेंट होती है। राजेश जी, कौन सा प्लेटफॉर्म पे देखा जाए? नॉइज बहुत सारी है इधर उधर, तो कहाँ पे हमें सबसे अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन? एवरीथिंग इज अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल, कोई सीक्रेट नहीं है। सेबी के बड़े अच्छे नॉर्म्स हैं जहां पे उन्होंने कहा एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर है। आप उसके साइट्स पे जाइए, साइट्स है वहां पे आपको पता चलेगा ब्लॉक डील्स कौन सी होती है, रोज के आपका डेटा रिलीज होता है, उसमें देखिए कि ब्लॉक डील्स कौन सी हैं। अभी जैसे मैंने आपको बोला भाई, देखिए एक बिजनेसमैन है जिसको अपने पिता के इनहेरिटेंस से आपने बर्जर लगाया, आपने बर्जर पेंट्स गई। आज मेरे को बताइए सेम ढिंगराज ने वो कंपनी आज कैसे चला रहे हैं, बढ़िया चला रहे हैं। मुझे याद है मैंने वो शेयर की प्राइस 2 रुपए और 3 रुपए देखी कितने साल पहले, और आज प्राइस देख लीजिए क्या है। तो जिन्होंने उसको होल्ड करके रखे 2 या 3 रुपए से, और आज 300 साढ़े 300 रुपए का भाव है कुछ। 3 रुपए का टाइटन ही तो बनाने वाला है झुनझुनवाला साहब को। जनरेशनल वेल्थ। बट सर एक चीज समझिए, मैं इसमें ये बोलता हूं सर, जब आप टाइटन की बात करते हैं बड़ी एक्सेलेंट कंपनी है, खाली आप उसको, मैं क्रेडिट झुनझुनवाला को नहीं देता हूं। उसमें आप एक चीज देखिए कि रिस्ट वॉचेस में सिर्फ एक ही कंपनी बनाती थी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियां बनती थी, और बाकी आपकी सारी सिटीजन्स और सीको की घड़ियां स्मगल होके जो इंपोर्ट होता था उस जमाने में, जो स्मगलिंग जिसको हम बोलते थे। लेकिन सर एक चीज बताइए, जब टाइटन इनकॉर्पोरेट हुई तो मैं माई सेल्फ वाज सो सरप्राइज कि जेआरडी टाटा जैसा एक बड़ा व्यक्तित्व उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए पेरिस जा रहे हैं, विच आई वाज वेरी सरप्राइज। सर एक तो उनको हाई एफिनिटी थी फ्रेंच कल्चर के साथ, और वो खुद गए, और उस जमाने में उनको ये लगा कि रिस्ट वॉचेस की मार्केट तो है। तो दिस प्रोजेक्ट वाज नॉट डेवलप्ड बाय टाटास, माइंड यू, दिस कंपनी वाज नॉट बाय टाटास, दिस कंपनी वाज प्रमोटेड बाय टिडको, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो स्टेट्स में आती है, उनका आइडिया होता है कि हमारे स्टेट में कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करो, उसको डेवलप करो, किसी दूसरे पार्टनर के साथ करो, और जब वो कंपनी एक स्टेज पे आ जाती है हम अपनी इक्विटी बेच देंगे, और उसके बाद विल बी आउट, बिकॉज वी हैव टू डेवलप सीरीज ऑफ इंडस्ट्रीज इन द पर्टिकुलर स्टेट। जैसे रिको करता है, हरियाणा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करता है, हर स्टेट में है, तो वैसे टिडको ने किया। उसके बाद उनको मूवमेंट टेक्नोलॉजी चाहिए थी, तब जेआरडी टाटा फ्रांसी बॉश के पास गए थे कि मूवमेंट टेक्नोलॉजी हमारे को दो। बट सर अगेन फिर उसमें शिफ्ट दिखाई दिया, जो यंग जनरेशन है वो घड़ियां पहनती नहीं है, और दैट वाज द टाइम जब टाइमेक्स भी इंडिया में आया था, और उस जमाने में भी टाइमेक्स के पार्टनर टाटा जी होते थे, अगर आपको याद होगा। अब वो स्पोर्ट्स वॉचेस बनाते हैं। तो जब वो घड़ियां बनने लगे और जब सेल्स डाउन होने लगे, तो उन्होंने कहा फिर लेट्स गेट इनटू ये ज्वेलरी। अब लेडीज तो दे आर मैड फॉर ज्वेलरी, ये बिजनेस तो कभी डाउन ही नहीं होगा। 1.25 लाख रुपए तोले सोने के बाद भी महिलाएं कहीं थम रही हैं, लाइन पड़ी है आज की डेट में भी। सर ये भी एक भगवान का आशीर्वाद है सबके ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर भी। ये नहीं रुकेंगी, रुकना भी नहीं। मजा नहीं आता ETF और उसमें जो मजा हाथ में लेके आता है। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री। कितना ही बोल लो, ETF और म्यूचुअल फंड नहीं चाहिए। एंड बड़ा एक सेफ एसेट भी है। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बुलियन मार्केट बड़ा सेफ है। अगर आप उसका पूरा चार्ट देखें, लोगों ने 300 रुपए तोले से लिया और आज 1.25 लाख रुपए तोला है, लेकिन फिर भी डिमांड तो कम नहीं है। आज भी डिमांड, शादी पे 4,000 रुपए तोला था और आज 1,34,000 तोला है। राजेश जी, इतनी खुशी होती है ना घर बैठे बैठे कि ये इतना हो गया, तो इतना तो है गोल्ड एटलीस्ट। राजेश जी, हमने कंपनीज की बात करी, इसमें प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा मैटर करती है या कैश फ्लो ज़्यादा मैटर करता है, अगर किसी कंपनीज का कोई ऑब्जर्व करना चाहे तो? देखिए, कैश फ्लोज मींस दैट इनफैक्ट डे टू डे ऑपरेशंस के लिए आपको कैश फ्लोज चाहिए। तो वो जैसे आपको याद होगा कि जब पेट्रोल के ऊपर प्राइसिंग बड़ी फिक्स्ड होती थी, और अब तो फ्री प्राइसिंग आ गई है पब्लिक सेक्टर्स के लिए, IOC, BPCL, उस जमाने में इन कंपनीज को कैश फ्लोज की प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि डे टू डे ऑपरेशंस में आप खरीद रहे हैं, आपका ऑपरेशन चलना है, तो वो है। तो कैश फ्लोज इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो यू हैव टू रन द प्रोडक्ट, डिमांड क्या है, ये सारी ही चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एविएशन एक ऐसा मॉडल है जहां पे ये चीजें पूरी फेल हो जाती हैं। 200 मिलियन से ऊपर का ट्रैफिक है, लेकिन बताइए कि कोई बना सक रहा है प्रॉफिट? नोबडी इज एबल टू मेक प्रॉफिट। कोई कंपनी बता दीजिए एविएशन की जो प्रॉफिट बना रही है। सब एविएशन कंपनीज को उनकी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ने बेल आउट किया है, और समय समय पे करते ही रहते हैं। समय पे करते रहते हैं। अच्छा, एक अभी ये बहुत, मैं बात काट रहा हूँ इनकी। हाँ, कोई बात नहीं, आपका अभी रिसेंटली इंडिगो क्राइसिस हुआ, इंडिगो क्राइसिस, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या मतलब कंपनी सस्टेन कर पाएगी इसको और आगे बढ़ पाएगी?
सर देखिए, एक चीज हमेशा Yeah, it समझिए is a- it सर, is देखिए मैं ये कहता हूँ यहाँ पे ना थोड़ा सा फॉल्ट सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया इसमें बड़ा बड़ा गलत रोल प्ले करता है। आप इसको ये करते हैं कि अरे ये सारी प्रॉब्लम्स एविएशन मिनिस्टर ने क्रिएट की, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पहले ही आपको बोला था कि ये आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना है। फुलफिल करने के बाद उनको टाइम एक्सटेंशन दिया था, टाइम एक्सटेंशन करने के बाद भी उन्होंने नहीं किया। तो सर एक बात बताइए, जब लाखों लोग करोड़ों लोग जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं है? Safety is बिल्कुल very है। important. अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए तो फिर आप गवर्नमेंट को पकड़ लोगे। तो जब व्हेन गवर्नमेंट इज टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स देन यू हैव टू सपोर्ट इट ना। तो आपने उनको सपोर्ट, फिर आप उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हो ये इसने क्या किया। अरे आप किसी को प्राइस दे रहे हो, कोई लेडी अगर वो अपना फेस कवर करके आती है और आप किसी को प्राइस दे रहे हो तो आप भी कहोगे भाई मुझे शक्ल तो दिखाओ जिनको मैं प्राइस दे रहा हूं। उसके ऊपर भी सोशल मीडिया बवाल कर देती कि अच्छा उसका वो जो फेस मास्क है आपने उसको पुल डाउन कर दिया। अरे व्हाट नॉनसेंस यार। आप मानते हैं मेरी बात से सहमत हैं? हाँ। राजेश जी, ये जेप्टो है, ब्लिंकिट है, स्विगी है, ये इतनी लॉस मेकिंग कंपनी है, इनका लॉस ही दिखता रहता है, तो प्रॉफिट कमा कौन रहा है? फिर ये कंपनी चल क्यों रही हैं? आने वाले समय में आपको बताऊं कि ये कंपनी चलेंगी। अब नाउ द क्वेश्चन इज ऑल दीज कंपनीज आर बैक्ड बाय प्राइवेट इक्विटी। क्योंकि अभी बुक्स में देखो तो लॉस है, फिर ये क्यों रन कर रही हैं? ये एक ऐसा लेमैन फॉर दैट मैटर अगर हम देखें पेटीएम, जोमेटो, इवन वो मामा अर्थ, बोट, यस, मामाअर्थ, लेंसकार्ट, ये सब इनकी आप पिछले 5 साल 10 साल की बैलेंस शीट देखें, सब लॉस में है। देखिए मैं इसमें एक चीज बता दूं। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू आपने निकाल दिया तो इसका मतलब अब ये हो गया कि कोई भी कंपनी अपना जो इशू प्राइस है वो किसी भी प्राइस पे लेके आएगी। पेटीएम के ऊपर जब इसका जो इशू आया था 5 साल पहले, उसके जो राजशेखर शर्मा है, वो विजय शेखर शर्मा अलीगढ़ से आते हैं। हाँ बिल्कुल। जहाँ पे अलीगढ़ के अपने बड़े फेमस ताले बनते हैं, तो उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस पे लिखा था कि माय कंपनी इज अ लॉस मेकिंग। ही इज फ्रॉम अलीगढ़। हाँ, अलीगढ़ से। मैं हाँ, तो अलीगढ़ के ताले तो सबसे बढ़िया ताले हैं। तो मेरे को ये बताइए कि प्रोस्पेक्टस पे उन्होंने लिखा था कि वी आर अ लॉस मेकिंग कंपनी। यस। अच्छा मुझे ये बताइए कि कितने लोग हिंदुस्तान में जब आईपीओस भरते हैं, कितने लोग टेक द एफर्ट्स ऑफ रीडिंग दी प्रोस्पेक्टस? सर उसमें तो क्या हुआ था कि उसमें उन्होंने ये भी हाईलाइट कर दिया था साथ में कि वॉरेन बफे साहब भी हमारे इन्वेस्टर हैं, तो वो तो आईपीओ इस चक्कर में भेड़ चाल में निकल गया। सर फिर उसके लिए तो फिर लोगों, सर जस्ट बिकॉज वॉरेन बुफे उसके साथ अलग है तो इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स ने 2000 रुपए का शेयर खरीद लिया, तो फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं तो समझता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर हैज टू पे अ प्राइस। यस। तो आपकी गलती है ये। अच्छा, बाकी के इसमें मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी आप स्टार्टअप्स हैं सर, कोई भी स्टार्टअप प्राइवेट इक्विटी वेंचर फंड के बगैर चल नहीं सकता। और एक चीज मान के चलिए कि आप अगर पहले दिन से ही किसी बैंक से लोन लेंगे तो योर इंटरेस्ट स्टार्ट्स, जो इंटरेस्ट का मीटर है वो पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये अमेरिका से कॉन्सेप्ट प्राइवेट इक्विटी वेंचर फंड्स का आया कि आप उनको दीजिए, आप उसकी जगह पे उनको फंड्स देंगे। लेकिन उसमें भी एक कमी है। ये प्राइवेट इक्विटी वाले जो प्रमोटर्स हैं इन कंपनीज को बोलते हैं टू फास्ट ग्रोथ इन टू शॉर्ट टाइम। आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। इट वाज अ वंडरफुल प्रोजेक्ट खाने का। स्क्विबर्स के ऊपर खाना आता था और मुझे याद है साया जी ग्रुप का प्रोजेक्ट होता था बारबेक्यू नेशन। आरएक्स कैपिटल था, उन्होंने उनको समझिए कुछ 100 करोड़ रुपए दिए कि एक्सपेंशन करना है। तो इट इज अ टू फास्ट ग्रोथ इन टू शॉर्ट टाइम, क्योंकि उनको लिस्ट भी करना है। और एक चीज हमेशा समझिए, प्राइवेट इक्विटी वेंचर फंड जब अपना पैसा देते हैं और आप कहेंगे कि आपने उनको इक्विटी दे दी, उन्होंने पैसा दिया, सर अगर आप उनको एग्जिट अगर आप रूट नहीं देंगे तो वो पैसा लगाएंगे क्यों फिर इंडिया में, और बिजनेसेस ग्रो कैसे होंगे? इंडियन स्टार्टअप्स पे जो आदमी एंटरप्रेन्योर है, जिसके पास आइडियाज है, अगर वो बैंक के मैनेजर के पास जाएगा और वो बोलेगा अच्छा मुझे लोन दो, मीटर तो पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट तो है ही नहीं। और सर किसी भी बिजनेस को एस्टैब्लिश होने में टाइम लगता है। लेंसकार्ट में अगर आप गोयल का प्रोजेक्ट देखो तो उसमें आप मेरे को ये बताइए सर, कितने लोग हैं जो आपके जैसा भी चश्मा पहनना चाहते हैं? तो यही चश्मे अगर आप चाइना से भी इंपोर्ट करते हैं, ये क्या खराबी है? आप इंपोर्ट करते हैं, डिमांड है इंडिया में, और आपके पास आउटलेट्स अगर आप देते हो, वहां पे आप ये सारे इक्विपमेंट्स रखते हो, सर इट्स अ ह्यूज मार्केट इन इंडिया, यू हैव टू टैप, अनटैप मार्केट है। तो टैप करने में क्या खराबी है? तो उसमें भी उन्होंने कहा कि यस, प्राइवेट इक्विटी ने ये बड़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने कहा हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। 4-5 साल आपने इन्वेस्ट किया, आप खर्चा कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो उसमें खर्चा होगा, बट एट द लेटर पार्ट ऑफ इट यू विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स। पेप्सी ने भी लॉसेस बनाए, कोक ने भी लॉसेस बनाए, पहले साल से उन्होंने थोड़ी प्रॉफिट्स बनाए। यू स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स आफ्टर 5 years 6 years व्हेन यू एस्टैब्लिश, एंड आई एम श्योर। अच्छा एक चीज बता दूं, बड़े बड़े लोग, जब आपने इनका ब्लिंकिट का नाम लिया, बड़े बड़े लोग रिटेलिंग में आ रहे थे। टेस्को वाज टॉकिंग ऑफ कमिंग टू इंडिया, उसके बाद बाकी के लोग भी आना चाहते थे, वॉलमार्ट भी आना चाहता था, सेंसबरी हो गया, बहुत थे, वॉलमार्ट था, टेस्को था, दे वर ऑल टॉकिंग ऑफ कमिंग टू इंडिया। सर मुझे बताइए कि अगर दिल्ली में
अगर आप एक आउटलेट खोलते हैं, सर आप जाएंगे अपनी गाड़ी में, मैडम जाएंगे अपनी गाड़ी में, पार्किंग है ही नहीं, तो आप जाएंगे कहाँ? व्हेन द पार्किंग इज नॉट देयर। सर ये जो कॉन्सेप्ट आपका फेल हुआ है ना, ये बेसिकली पार्किंग की वजह से हुआ है। बॉम्बे में पार्किंग नहीं है, पार्किंग इज अ बिग इशू, तो आप कैसे जाओगे उन आउटलेट्स में? तो अब आप ये देखिए कि इतना रेवोल्यूशन हुआ कि ब्लिंकिट और इन्होंने कहा कि हम अपने लॉजिस्टिक्स को इस तरीके करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट में हम आपको डिलीवर कर देंगे। एंड दे हैव अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल, And they have a very वर्ल्ड में successful सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इंडिया में ही है। इंडिया बाकी में। कहीं क्विक डिलीवरी मॉडल चलता ही नहीं है इंडिया में जितना चल रहा है। लेबर कॉस्ट ये है। आप मेरे को बताइए सर, दो चीजें- खाना आज आपका जो आ रहा है, आप ये देखिए कि आपने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है इंडिया में, स्विगी ने, स्विगी Zomato जोमेटो, ने। यस। मतलब जिन बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को जिनको 2 व्हीलर चलाना आता था, आरटीओ ने कुछ अपने चेंजेस की कि आप पीछे बॉक्स लगा सकते हैं, हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं, आप इस गाड़ियों को चला रहे हैं। सर आई बीन टोल्ड, जब मैं इन बच्चों से बात करता हूं, डिलीवरी बॉयज आर मेकिंग अ किलिंग, 30,000 40,000 महीना मेहनत करते हैं सर, बहुत हार्ड वर्क है, कई लोग टिप्स देते हैं। तो मेरे को बताइए कि इस बिजनेस मॉडल से हाउ मच इज द एम्प्लॉयमेंट विच इज बीइंग जनरेटेड? व्हाई डोंट वी लुक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू? राजेश जी, इतनी कन्वीनियंस है। माय सिस्टर लिव्स इन यूके। वो एक दिन बीमार हो गई, उसको कहीं बाहर से आई थी, तो उसके पास ना घर में ना जैसे चाय बनाने को दूध नहीं था, एंड शी डिडंट हैव द स्टेमिना टू गो टू टेस्को एंड गेट द मिल्क फॉर हरसेल्फ फॉर लाइक बैड थ्रोट एंड ऑल दैट। उसको ये लगा कि दीदी मैं तो इंडिया में ही बेटर थी, कम से कम एक क्लिक ऑफ एन ऑर्डर पे सामान तो आ जाता है। आज मेरे में ये भी हिम्मत नहीं है कि मैं उठ के जाऊँ और टेस्को से मिल्क लेके आऊँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हमें जितनी कन्वीनियंस मिली हुई है, ये बाहर तो है ही नहीं बिल्कुल भी, एंड इट्स अमेजिंग एक्चुअली। इट्स अमेजिंग, इंडिया इज एन अमेजिंग स्टोरी। और मेरा ऐसा मानना है, हर यूथ को बोलता हूँ कि आने वाले समय में आप फिरंगों को भी देखोगे, यहाँ पे आके नौकरियाँ करेंगे। मैं नहीं रहूँगा वो दिन देखने के लिए, बिकॉज नाउ आई एम 60+, लेकिन इतना बता दूं, हम वर्ल्ड लीडर्स थे और फिर हम राज करेंगे दुनिया के ऊपर। कितने टाइम में आप ये देखते हैं? सर नेक्स्ट 20 ईयर्स आर वेरी क्रूशल। अब सर आप एक बड़ा बड़ा सिंपल सा ये देखिए, मैं तो हर इंसान को कहता हूं हिंदुस्तान के, आज आप देखिए, कह रहे हैं गरीब देश है। सर कहाँ गरीबी है? कल मैं किसी चेयरमैन का इंटरव्यू ले रहा था, वो कह रहे हैं कि नोएडा की प्राइसेस आज गुड़गांव के बराबर हो गई। यस। 5,000 स्क्वायर फुट की प्राइस आज नोएडा में 20,000 रुपए स्क्वायर फुट हो गई है। जी। तो इसका मतलब यू हैव ब्रॉट द प्राइसेस यस। इक्वलेंट टू व्हाट गुड़गांव है। सर क्या खराबी है नोएडा में? बढ़िया रोड्स है, सब कुछ है, बेटर रोड्स हैं, बहुत है, बेटर रोड्स है, बहुत बढ़िया Better- फैसिलिटीज है। Guड़गांव। ग्रेटर नोएडा चले जाए, इतनी प्लान सिटी है, आप समझ ही नहीं, इतनी चौड़ी बढ़िया सड़कें हैं, और चौड़ी सड़कें हैं, बढ़िया फ्लैट्स बन रहे हैं, क्या खराबी है? Full क्वालिटी of ऑफ लिविंग, greenery. क्वालिटी ऑफ लिविंग बहुत बढ़िया है। फुल ऑफ ग्रीनरी। तो सर मेरे को ये बताइए कि हर इंसान, आज ये जो बच्चे अपना जो इंटरव्यू कर रहे हैं, कैमरा के पीछे भी लड़का कहता है सर मोटरसाइकिल लेके आता हूँ। जब मैं एंटर किया तो रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी की 5 लाख की मोटरसाइकिल है किसी बच्चे के पास। यस। तो मुझे बताइए, ये बच्चे बड़े हार्ड वर्क कर रहे हैं, इनको सैलरीज बड़ी अच्छी मिल रही है, तो गरीबी है कहाँ पे? अच्छा मेरे को एक बात आइए, लोग कहते हैं किसान भी गरीब है, मैं नहीं मानता हूं। अरे आज फूड प्रोडक्ट्स की प्राइसेस देखिए, आज जमीनों की कीमतें देखिए सर। अगर आप कहीं इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, सिपकॉट में प्राइस 10 करोड़ पर एकड़ पे जा रही है प्राइस। सर आप पंजाब चले जाइए, हाँ। जलंधर, लुधियाना, हाँ कोई ऐसी गाड़ी का शोरूम नहीं है जो आपको वहां नहीं मिलेगा। बिल्कुल। मर्सिडीज से लेके BMW, अगर नहीं बिक रही, पैसा नहीं है तो कौन ले रहा है वहां? आप मुझे ये बताइए, मैडम कल को अगर अपना फ्रिज अगर अपनी काम वाली को देना चाहती है, काम वाली भी कहेगी मैडम मुझे आपका यूज फ्रिज नहीं चाहिए। वो कहती है मैं बाजार में जाऊंगी, इजी इंस्टॉलमेंट में नया फ्रिज लूंगी, मैं आपका यूज फ्रिज नहीं लूंगी। सर आपने राजेश तो जी, हमारी दुखती रख पे हाथ छेड़। एक प्रैक्टिकल मैं आपको बात बताऊं, अभी 2 दिन पहले आई वेंट टू मार्केट, तो मुझे ना कुछ ब्लैंकेट्स लेने थे डोनेट करने के लिए कि चलो विंटर्स हैं। तो मैंने उसको भैया को बोला कि आप मुझे ब्लैंकेट्स दे दो, सिंगल वाले दे दो। तो उन्होंने कहा मेरे पास ना डबल हैं तो सिंगल नहीं है। तो मैंने कहा आप मुझे ला दोगे? कहते मैम आपको चाहिए किस लिए? वो समझ गया। मैंने कहा मुझे ऐसे ही डोनेट करने के लिए चाहिए। तो कहता है कि आपको क्यों डोनेट करने हैं? मैंने कहा भाई ठंड में लोग रह रहे हैं। कहता मैम मैं एक बात बोलूँ, मैं आपको 200 रुपये का ब्लैंकेट दूंगा। मरे से मरे में भी कितने इंडियंस हैं जो डेली के 500 रुपये कमा रहे हैं, कुछ ना करते हुए भी कमा लेते हैं, तो गरीब नहीं है। वो क्या करते हैं, आप उन्हें देते हो, वो आके मुझे वही, आप मुझसे 200 में लेके जाओगे और वही ब्लैंकेट वो मुझे 100 रुपये में दे देते हैं। तो दोनों की विन विन सिचुएशन है। मैं भी ले लूँगा जब मेरे को एक अपनी कॉस्ट से भी कम मिल रहा है और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो मेरी राय ये बनती है, आपको चाहिए तो मैं ला दूंगा, लेकिन मैंने आपको पूरा प्लान ऑफ एक्शन बता दिया। देखिए इसमें मैं और एक ऐड करूंगा कि जो नंबर ऑफ पीपल, जो मिलियंस ऑफ पीपल जो पॉवर्टी लाइन में थे, जितने को आपने बाहर निकाला है, बड़े सारे निकले हैं, तो कई लोग उसमें से निकले। और सर एस्पिरेशन लेवल्स जो प्रॉब्लम्स है ना इंडिया में, इट इज़ बिकॉज द एस्पिरेशन लेवल्स की प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है।
बाकी मैं नहीं समझता हूँ कि अगर कोई आदमी कंप्यूटर लिटरेट है, अंग्रेजी बोल लेता है और उसको नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। लेबर नहीं है, स्किल्ड लेबर की कमी है हमारे यहाँ पे। स्किल्ड लेबर है बिल्कुल नहीं है, अगर आप मार्केट में देखने जाए तो आपको मिलता नहीं है। सर अभी आप नोएडा में आए हैं, अब आप जाते वक्त नोट करिएगा, हर गेट के आगे, हर फैक्ट्री के आगे, अभी यहाँ से आप जाएंगे ना वापस दिल्ली, हर फैक्ट्री के आगे आप देखिएगा लिखा हुआ है वी आर हायरिंग, हमें ज़रूरत है, हेल्पर की ज़रूरत है, सुपरवाइज़र ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, उसकी, हर फैक्ट्री को लेबर चाहिए सर। सर मैं आपको बताऊं, ये लोगों का एक बड़ा ये है कि यार हमारे यहाँ पे ऐसा है ऐसा है। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स 1947 के बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर्स आए, सबकी पॉलिसीज़ में बहुत बढ़िया चीज़ें बनी। अगर आप पहले प्राइम मिनिस्टर से देखें, नेहरू ने स्टील प्लांट्स लगाए, अमेरिका वॉज नॉट रेडी टू गिव यू टेक्नोलॉजी, आप रशिया के पास गए, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर, ये आपके सब रशियन टेक्नोलॉजी से बने। उसके बाद आप ये देखिए आपके पास 250 पब्लिक सेक्टर्स हैं जिसमें से 50-70 आपकी प्रॉफिटेबल हैं। आज आप देखिए क्या आपने इक्वेशन चेंज कर दिया सर। गार्डन रीच का भाव देखिए, क्या उनके पास ऑर्डर्स है, आज गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। जीएसटी कलेक्शन देखिए आपकी क्या है, महीने बढ़ रहा है, अरे बढ़ ही रहा है, दिन पे दिन बढ़ रहा है। तो कहाँ पे गरीबी है, सब बढ़िया तो है। मैं बॉम्बे रहता हूँ, बॉम्बे में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, अपने गडकरी जी लगाए जा रहे हैं पूरे क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स। तो क्या क्या चाहिए, क्या आपको, मेट्रो आपका इतना सक्सेसफुल है। हाँ। सर अगर आपका दिल्ली में मेट्रो नहीं होता तो बिल्कुल क्योस हो जाता, क्योस के बिल्कुल डेड जाम हो जाता, बिल्कुल डेड जाम हो जाता। अब आपका जो बुलेट ट्रेन चल रही है, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको 15 साल का तो मेरिटोरियम है, कोई आपको इंटरेस्ट तो पे नहीं करना, और जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे कर रहे हो वो हार्डली 1% है। हार्डली 1%। तो सर इससे बढ़िया, और अच्छा उनकी टेक्नोलॉजी लेके आप अपने एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवेज की टेक्नोलॉजी को आप अपग्रेड कर रहे हो। सर टुडे वंदे भारत इज रनिंग ऑन अ पैन इंडिया बेसिस। मोदी जी कहते हैं मुझे एक वंदे भारत नहीं चाहिए कि खाली एक ही जगह पे चलेगी, आई वांट ऑन पैन इंडिया बेसिस। और गरीबों को जहां पे खाना नहीं आप उनको सब्सिडाइज दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो, वो तो एक किसी भी गवर्नमेंट का जो भी पावर में आती है उसका एक ये रोल है कि हमें इस देश के लोगों को खाना तो देना ही है। ही मस्ट हैव 2 स्क्वायर मील्स पर डे, बराबर है, वो तो है ही। And they are giving good 30 kgs of ration every month. सर फूड प्रोडक्शन देखिए बहुत अच्छी है, वेजिटेबल्स की हमारी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी है। वी ऑलवेज हैव अ बम्पर क्रॉप, सेल्फ सफिशिएंसी है आज हमारे में, दूध की हमारे पास अच्छी प्रोडक्शन है। तो सर क्या नहीं है इस देश में, वी हैव द बेस्ट ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे बच्चे देखिए सर कैमरा के पीछे क्या कर रहे हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। सर आपने और मैंने भी नहीं पहने, ऐसे बच्चे आते हैं, स्मार्ट बच्चे हैं, एस्पिरेशन लेवल्स है सर। हर बच्चा कहता है कि अब मैं मेहनत करूंगा और एप्पल का ही फ़ोन लेना है, मैं सस्ता फ़ोन नहीं लूंगा। ये वेरी गुड। तो कहाँ इंडिया ग्रोइंग है ना, और क्या चाहिए। तो आई एम वेरी हैप्पी। आगे आने वाले कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो आपको लगता है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में आगे बढ़ेंगे? सर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बड़ी इंटैक्ट है। मैं ये कहता हूँ कि फॉरगेट अबाउट ये शेयर्स की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हर बच्चे को कहता हूँ पढ़ो अच्छा, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल ठीक बात। अच्छी क्वालिफिकेशन लो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको आईआईटी में जाने की। अगर आईआईटी नहीं आ गया तो द वर्ल्ड विल नॉट कम टू एन एंड। जिस कॉलेज में जा रहे हो वहाँ उस कॉलेज में बढ़िया पढ़ाई करो, और बढ़िया पढ़ाई करने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। और नौकरी जब आपके पास होगी तो लड़की का बाप आपका अपनी छोकरी का भी हाथ आपको दे देगा। तो सर कोई खराबी नहीं है, इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। That's really awesome. आप कहते हो, अब मेरे को बताइए 140 करोड़ की आबादी है, अरे किसी कंपनी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट क्यों बनाना है? इंडिया इटसेल्फ इज द बिगेस्ट मार्केट। आपको 140 करोड़ लोगों को फीड करना है। आप आटे की चक्की डालो, यू विल फीड 140 करोड़ पीपल। आपको एक्सपोर्ट करने की क्या जरूरत है? एलसी ने आपको, एलसीआई याद है ना, रशिया से भी जब एलसी आती थी तो आपको कैसे बुद्धू बनाते थे। तो सर आपका अपना ही मार्केट इतना बड़ा मार्केट है, तो फिर वाई आर यू बॉदर्ड? और ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा, जो बच्चे हमारे उस एज ग्रुप में 18 to 30 और वो जो फिगर्स हैं, सबसे बड़ा मार्केट है। तो सारे बच्चे बड़े स्किल्स हैं। आइए देखो जो कैमरा चला रहे हैं ये भी बहुत अच्छा स्किल है, इसका आउटपुट देखिएगा क्या बनाएंगे ये बच्चे। फिर तो सर मैं ये कह रहा हूं कि वेयर डू वी लैक? आई डोंट सी एनी रीजन वाई वी शुड नॉट बी नंबर 1। आज अगर हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सर आप कहते हो अमेरिका, मैं कहता हूँ यार भिखमंगा देश है। they have only been able to roll over their dollar। वो रोल ओवर कर रहे हैं बस हर साल। लेकिन अब तो बैंड बाजा बज गया ना, अब उनको पता है कि हम रोल ओवर नहीं कर पाएंगे। तो रोल ओवर नहीं कर पाएंगे तभी तो ये इन्होंने करेक्टिव मेजर्स लिए हैं ना। फॉर ऑल दीज लॉन्ग ईयर्स इन फैक्ट दे वर एबल टू रोल ओवर। सर वो जो मैं बता रहा हूं कि जब हम थे, आज भी हम आएंगे, ठीक है, बढ़िया करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, बट
गोल्डन पीरियड है बच्चों के लिए इंडिया में, मैं ये मानता हूँ। बस काफ़ी आपसे चर्चा हुई, 2 क्वेश्चन और पूछेंगे। एक पूछेंगे जरा मोदी जी और गवर्नमेंट की स्थिति में आपको क्या लगता है कि हाउ वेल मोदी गवर्नमेंट, मैं आई एम ए बिग सपोर्टर ऑफ मोदी, मैं पहले बता दूं, तो हाउ वेल यू थिंक दिस गवर्नमेंट हैज़ बीन डूइंग फॉर लास्ट 11-12 ईयर्स, और आपको क्या लगता है कि इनकी पॉलिसीज़ ने देश को आगे करा है, या जैसे कुछ रीलों में हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा, या प्रॉब्लम्स तो देखिए सब जगह है, अब थोड़ा सा रील का कल्चर ज़्यादा है तो लोगों को ज़्यादा पता लग रही है, या लोग ज़्यादा उसका प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, इज़ मोदी गवर्नमेंट इन लास्ट 12 ईयर्स इज सक्सेस और अ फेलियर और डूइंग गुड? आई एम ए बिग सपोर्टर ऑफ मोदी, आई एम टेलिंग यू, मतलब पहले ही, तो आप अपना एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए, और हाउ हिज पॉलिसीज आर विल मेक इंडिया ग्रो फर्दर। देखिए 1947 से अगर मैं लूँ तो व्हेन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर केम इन जवाहरलाल नेहरू, तो वो ठीक है कि वी डिडंट गो फॉर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और वी डिडंट गो फॉर मार्केट फोर्सेस, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी ली, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में भी सर्टेन इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे क्रिएट किए, होमी भाभा ने के साथ लेके IITs बनी, IIMs बने, आपके स्टील प्लांट्स बने, तो उस इकोनॉमी में जितना वो कर सकते थे वहाँ हुआ, रिस्ट्रिक्शंस हुई, हमने भी ये लगाए, टेनेसी वैली के बेसिस के ऊपर हमने भी भाखड़ा नांगल लगाया, हमने भी मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लगाए। अच्छा, ये भी नहीं कह सकते कि उस ज़माने में नेहरू के, मुझे याद है दैट अमेरिकन साइंटिस्ट नॉर्मल बुरलॉग वाज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ नेहरू, तो आपको याद होगा हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स इंडिया में आई और HYV से हमने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई, राबी और खरीफ की, तो आई थिंक ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड, यार एवरी पर्सन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड। देन जब ऐसा लगा कि सिचुएशन ख़राब हुई तो देन नेहरू डाइड एंड देन नरसिम्हा राव केम इन एंड देन वी टुक अ यू टर्न, और उस पॉलिसी में उन्होंने यू टर्न लिया, सो आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी रेलिवेंट। आपने जैसे कहा कि आप फैन हैं, मैं भी फैन हूँ सर, मैं हर उस व्यक्ति का फैन हूँ जो ये सोचता है कि फॉर मी द मदरलैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस, मातृभूमि मेरे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड माई फर्स्ट इंटरेस्ट इज फॉर माई नेशन को मैं कैसे बिल्ड करना है, तो ऑल दीज पीपल वर वेरी गुड। आई वुड अप्रिशिएट नरसिम्हा राव ऑल्सो एंड आई वुड अप्रिशिएट जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो। नेहरू इसमें आए, इन्होंने मैंडेट लिया, 3rd टर्म हुआ, उन्होंने भी बड़ा अच्छा किया है, और GST कलेक्शन इज ऑल टाइम हाई है आपकी। इनकम टैक्स की देखिए आप कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस आज ऑलमोस्ट इक्वल आ रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। GST का जो इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया, आई थिंक नो अदर कंट्री हैज़ बीन एबल टू इम्प्लीमेंट GST इन सच अ ब्यूटीफुल वे। अब आपके ऊपर ये, अब फिर वही सोशल मीडिया करेगी सर वो सर हाउ आर यू बॉदर्ड कि वो 0 है, 5 है, 12 है, 18 है। अरे मैं कहता हूँ मैडम, लुई विटॉन का किसी भी ब्रांड का अगर कोई एक्सपेंसिव ब्रांड अगर वर्ल्ड का लेती है और उसका बैग लेती है, तो बट मैडम के पास पैसे हैं, वो उनको खरीदने दो ना, शी इज रेडी टू पे 40% ऑल्सो टैक्स, तो फिर क्या खराबी है? जो 1 लाख रुपए का बैग ले रहा है 2 लाख का, वो 40,000 वो भी नहीं देगा, तो दे देगा, क्या फर्क पड़ता है? और फिर ऐसे लोग हैं जिनके पास ईश्वर ने जिनको पैसा दिया है, तो वो पैसा अल्टीमेटली परकोलेट ही हो रहा है ना इकोनॉमी में, वो पैसा GST के फॉर्म में फिर आपका परकोलेट ही हो रहा है ना इकोनॉमी में, फिर आपके हाईवेज बन रहे हैं, आपके वो बन रहे हैं। सर आप मेरे को बताइए कि कहाँ क्या नहीं है आज? आपने अटल सेतु बनाया, सर व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट यू स्पेंट इन समथिंग, इट्स अ वंडरफुल प्रोजेक्ट, वहाँ पे भी आप नहीं रुक रहे। अरे सर, आप अटल सेतु पे जाएंगे तो आप जब नासिक की तरफ जाते हैं तो पहले आप करजत को घाट की तरफ से जाते थे, वो घाटों में जो ऐसे टॉपसी टॉपी, अब घाट निकाल दिया उन्होंने, आपका पूरा प्लेन से आप जा रहे हैं, जो मशीन्स आपके पास आई है। सर, इज मेट्रो नॉट अ इंजीनियरिंग मार्वल? यस, अगर आप इतना यही सोचिए, न्यू दिल्ली मेट्रो अगर आज नहीं होता तो टोटल दिल्ली में क्या हो जाता। राजेश जी, मेट्रो जब बन रही थी हम बाद में ये सोच रहे थे इन्होंने इतनी टनल्स कैसे निकाल दी इसमें से, दैट्स अमेजिंग। सर, यूसुफ सराय में एक बार जब वो गिरा था तो यूसुफ सराय के मार्केट वालों ने बोला सर ये इसको निकाल दो हमारे श्रीधरन को, तो शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी, कहती है तुम गए, तुम जाओ, यू गेट लॉस्ट। श्रीधरन को ही विल नॉट बी, ही विल कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ दिस थिंग, इट वाज अ मास्टरपीस। कितनी कंट्रोवर्सी हुई सर, क्या कितनी कंट्रोवर्सी हुई? कोकण रेलवे वाज हिज बेबी। यस, कोकण रेलवे सर, कितना कोकण सुंदर रेलवे, बना द हुआ, yes. cheapest कोकण, I mean the cheapest railway system what you have connected Konkan to. So what a great achievement this country has done. वंदे भारत जो आपकी सिक्योरिटी है, अब आपका ये कॉरिडोर बन रहा है, आपका ये स्पीड कॉरिडोर्स, फिर आपके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सर अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं हिंदुस्तान की जनता को बोलता हूं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोलिंग स्टॉक हमारे पास है। रोलिंग स्टॉक मींस जो रेलवेज के पास व्हील्स हैं, वैगन्स हैं, इंजन्स हैं। सर कम टू थिंक ऑफ इट, हमारी अप एंड डाउन लाइंस आर 80,000 किलोमीटर्स, किसी वर्ल्ड में है
अमेरिका में तो इन ऑयल कंपनीज ने और कार की कंपनीज ने ये सोच लिया था कि रेलवेज को ठप करो, उन कंपनीज को खरीदा और उसको ठप कर दिया कि जिससे हमारा तेल सबसे ज्यादा बिके और हमारी गाड़ियां सबसे ज्यादा बिके। और गाड़ियां भी कौन सी? गैस गजलर्स। वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती थी ना, जो 2 किलोमीटर देती थी 1 लीटर में, आई कॉल देम गैस गजलर्स। सर ये देखिए आप क्या है यहाँ पे। फिर लोग कहते हैं यार इंडिया में ग्रोथ नहीं है। तो आई मीन लुक एट इट, जीएसटी कलेक्शन सबसे बढ़िया है, इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल। अरे सर वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, हम 7% पे ग्रो कर रहे हैं। अब चाइना ग्रो कर रहा है क्या 12% पे? अब वो भी नहीं ग्रो कर रहे हैं, वो भी नीचे आ गए हैं। सो वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। सर अब आप देखिए, पहले बड़ा एक सिंपल सा, दिल्ली वाले जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, डीटीसी बसेस के ऊपर पथराव करते थे दयाल सिंह कॉलेज के लड़के। Yes. सर आज दयाल सिंह कॉलेज में भी 90% पे फर्स्ट लिस्ट क्लोज हो रही है। 96% आपने ही बता दिया। तो सर मेरे को बताओ, सर और तो छोड़िए, श्यामलाल कॉलेज एक होता था जिसकी रेपुटेशन आज से 20 साल पहले कुछ नहीं होती थी, वहां भी 93%, 96%। तो ये बच्चे जो आज 90% ले रहे हैं, वो क्या बस के ऊपर पथराव करेंगे? उनको कोई मतलब ही नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं हमने पढ़ाई करनी है, हमें जॉब चाहिए, हमने एप्पल के फोन लेने, हमने ब्रांडेड कपड़े पहनने। दिस इज व्हाट इंडिया इज। There is a rapid fire, बस one liner, no thinking, nothing, instant answer. First on fundamentals, profit growth और cash flow, बोथ। high ROE और low debt. देखिए, हाई आरओई और डेट में भी अगर आप डेट लेते हैं तो कोई खराबी नहीं है, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू सर्विस द डेट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद डेट। Promoter holding और FII buying. प्रोमोटर्स की होल्डिंग अपनी होनी ही चाहिए, क्योंकि दे शुड हैव 70%, और जो सेबी का नॉर्म है 25% मिनिमम होना चाहिए, बस उतना ही आप ऑफलोड करो। मेजॉरिटी होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास ही होनी चाहिए। One bad quarter, ignore और exit. क्वार्टर तो ये जो टीवी पे, ये जो टीवी वालों ने टीआरपी के लिए जो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर ये जो तमाशा खड़ा कर रखा है, हिंदुस्तान के हर आदमी को बोलता हूं यार ये क्वार्टरली रिजल्ट्स मत देखो, ईयरली रिजल्ट्स देखो। The answer is there. 15 दिन के बाद रिजल्ट क्या होंगे, 30 दिन के बाद क्या होंगे, 45 दिन के बाद क्या होंगे। IPOs पर ग्रे मार्केट प्रीमियम, इज इट अ सिग्नल और नॉइज? देखिए ये एक, मैं समझता हूं कि ये है, मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रमोटर है ही शुड नॉट लुक इनटू ग्रे मार्केट। उसका होल आइडिया है कि मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे ग्रे मार्केट प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है। टाटास कभी नहीं देखते थे, रतन टाटा कभी नहीं देखते थे मेरे मार्केट प्राइस क्या है मेरे शेयर की, वो बिजनेस करते थे और सबसे ज्यादा फिलॉन्थ्रॉपी करते थे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो नंबर 1 थे, तो मेरा सवाल है कि अब यहां से हु विल बी द नेक्स्ट रतन टाटा। उसका वो सवाल होना चाहिए कि आओ भाई इस देश को ये भी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि जो बाकी के भी बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, अगर वो रतन टाटा की तरह फिलॉन्थ्रॉपी नहीं कर रहे हैं, बट सर दैट इज ऑल्सो अ सोशल प्लेटफॉर्म वो कर रहे हैं कि आप नई कंपनीज लगा रहे हो, आप लैंड खरीद रहे हो, कई फार्मर्स को उसका पैसा मिलता है, कंस्ट्रक्शन होती है, सीमेंट बिकता है, स्टील बिकता है, दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन देयर ओन वे। रतन टाटा हैड हिज ओन स्टाइल ऑफ डूइंग चैरिटी। हो सकता है दूसरे बिजनेसमैन की कोई अलग ये हो कि मेरे को चैरिटी नहीं करनी है, मेरे को ये करना है, मैं नए प्लांट्स लगाऊंगा। ओवर सब्सक्राइब्ड IPO इज अ ट्रस्ट और ट्रैप? Oversubscribed is, it's only the aspiration where people are only looking for short term profit. आप रिटेल इन्वेस्टर को भी इतना सीधा मत समझो, वो भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेते हैं। और दिल्ली का आदमी बोलेगा बॉर्डर पे जाऊंगा, बॉटल लाऊंगा और एक मुर्गे की टांग खाऊंगा। बस 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 बस। गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है या इंश्योरेंस है? नहीं, इट्स अ सिक्योरिटी है आपकी लाइफ की। लाइफ से मतलब अगर कोई लेडी अगर ये कहती है, देखो जो एक महिला है हिंदुस्तान की, वो चावल में भी पैसे दबा के रखती है, आटे में भी रखती है, सुधा मूर्ति भी वही करती थी, हिंदुस्तान की हर औरत करती है, उसको मैं सैल्यूट करता हूं, सैल्यूट टू द इंडियन वुमन। वही सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, वो गोल्ड में रखती है। कल को अगर आपके पास अगर कोई खराब टाइम आ जाए, लेकिन एक ही चीज उसमें ये है, ये जो सोनार है ना सर, 25 पैसे की घाट मारते हैं उस पर। अरे अगर आप उस पर ज्वेलरी अगर लेके जाते हो तो बोलेगा मैडम ज्वेलरी में 25% कट करता है, इमेजिन 25%। तो सबसे ज्यादा तो ज्वेलर कमा रहा है। ये सवाल कोई नहीं पूछता कि ज्वेलर का क्या है, वो तो मतलब भगवान हो गए। और वो जो अगर आप बिस्किट लेके जाते हो तो उसके ऊपर भी 5% मैंने सुना है वो कट करते हैं। बट इट इज वेरी गुड, एक आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि मेरे पास गोल्ड है। गोल्ड कब ज्यादा शाइन करता है, इन्फ्लेशन में या रिसेशन में?
ये मैडम मैं बताऊं, ये जार्गन शब्दों का पता नहीं किन्होंने ये सब आविष्कार किया है कि ये रिसेशन में शाइन करेगा। अरे जिसने जो चीज शाइन होनी है वो तो शाइन ही होगी ना, वो रिसेशन में शाइन होगी कि डिफ्लेशन में भी शाइन होगी, क्या ये व्हाट नॉनसेंस। सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है या इन्वेस्टमेंट एसेट है? देखिए, गोल्ड स्टैंडर्ड जो यूएस ने जो शुरू किया था उसमें उन्होंने सिल्वर को नहीं लिया। तो सम ऑफ द अदर, अगर आप इंडियन बैंक्स के पास भी जाते हैं और अब आप तो दे हैव started with that. हाँ, लेकिन silver. अब भी शुरू किया है ना, इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन स्टोरी, क्योंकि इसके साथ ही हुआ है। बट आई डोंट फील, बट आई वुड, अगर आप मेरा प्रेफरेंस पूछेंगे तो मैं सिल्वर की जगह लोगों को बोलूंगा गोल्ड शुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस। Now the Bitcoin, is it an asset or a bubble? मैडम, ये तो आज की डेट में मुझे आज तक नहीं समझ आया, बट एक ही चीज मुझे निर्मला सीतारमन की उस बजट में जब बड़ा अच्छा लगा कि जिन्होंने भी बिटकॉइन में काम किया, प्रॉफिट दिया, भैया कैपिटल गेन टैक्स दो, लेट द मनी गेट इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी फॉर इन्वेस्टमेंट्स। गवर्नमेंट इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ये पैसा लगाएगी। मैं कहता हूं सबसे बड़ी बात, मैं हर इंसान को ये बोलता हूं, यार खुशी ढूंढो अपने में। ये बिटकॉइंस में लगे हो, इसमें लगे हो, प्रॉफिट में लगे हो, इसमें लगे हो, छोटी सी जिंदगी है, बी हैप्पी। और उसके बाद पे योर टैक्सेस ऑन टाइम, और पूरे टैक्सेस पे करो, कोई ये मत करो। वो सीएज आते हैं ना, वो बोलेंगे सर इतना खर्चा दिखा देंगे, 50% इधर से निकालेंगे, फिर उधर से विड्रॉ करेंगे। ये सब धंधे बंद करो, पे योर टैक्सेस वेल ऑन टाइम, दैट इज हाउ नेशंस आर बिल्ट। और डोंट लिसन टू, अपनी आत्मा को सुनो कि कहाँ आपको खुशी मिलती है। ये बिटकॉइन में घुसोगे, फिर सोने में जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, आप सोना पहन के जाते हो, फिर मोटरसाइकिल पे आएगा और आपकी चेन खींच के लेके जाएगा, फिर आप रोते फिरोगे। तो ये आपने डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। स्टॉक्स, गोल्ड और बिटकॉइन, नेक्स्ट डिकेड विनर कौन है इसमें से? नेक्स्ट विनर इन व्हाट, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी में देखिए, इंडिया का स्टॉक मार्केट मैं ये समझ रहा हूं कि और 7-8 साल की स्टोरी है। उसके बाद तो फिर हम भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर एक शिफ्ट होगा। सर क्या हम ही ग्रोथ करते रहेंगे क्या? अफ्रीका ने ग्रोथ नहीं करनी है क्या? क्या उन्होंने कौन से पाप किए हैं? सर अफ्रीका को नहीं चाहते हैं आप ग्रो हो? वो आज कच्चा मांस खाते हैं जानवरों का, ऐसे ही पका के, और अच्छा कच्चा खाते हैं, चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं है। तो क्या हम ही खाली समृद्धि करें? सबकी ग्रोथ होनी चाहिए। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी द अनटेम्ड अफ्रीका। सर क्या मतलब हमने ही ठेका ले रखा है कि बस हम ही, अच्छा चलो सर, सारों ने खरीद ली बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां, फिर आगे क्या? खुशी है नहीं, डिप्रेशन में जाओगे। अरे क्यों डिप्रेशन में जाना चाहते हो? इन सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे जाके खुशी ढूंढो यहां से। डोंट रन आफ्टर द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इट विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस। तो दोस्तों, आज कुछ पैसे की बातें गहराइयों की कुछ ज़्यादा हो गई, भावुक हो गए तांबे जी। लेकिन चलिए, बहुत अच्छा इनके साथ चर्चा रही, बहुत आपको सीखने को मिला। मुझे तो बहुत सीखने को मिला कि फंडामेंटल्स को समझिए, प्रमोटर को देखिए, उसकी ग्रोथ स्टोरी को समझिए, विज़न को देखिए। क्वार्टरली रिजल्ट पे अपने डिसीजन मत लीजिए, आगे की विज़न रखिए, लॉन्ग टर्म सोचिए, इन्वेस्टिंग करिए और पैसा बनाइए। सिंपल सी बात। इंडिया में बहुत ग्रोथ है, अभी 7-8-10 साल तो बहुत अच्छी ग्रोथ आने ही वाली है, तांबे जी कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी 30-40 साल तक इंडिया चमकता रहेगा, और जैसा इनका सपना है कि सोने की चिड़िया हम दोबारा बनने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, और तांबे जी के साथ बहुत मज़ा, मुझे तो बहुत आया। यदि आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो कृपया कमेंट में लिखिए, थोड़ा सा अपने आप को कष्ट दीजिए, अपना पूछिए, जिज्ञासा को जगाइए, और हम तांबे जी या इनकी टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कुछ सवालों के जवाब दें। और यदि आप लोग लिखेंगे तांबे जी अगेन, तो मैं इनको दोबारा बुलाऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा इनसे कि सर आप आइए और आप लोगों के सवालों का जवाब दीजिए। आज की सभा को यहीं समाप्त करेंगे, इस सभा को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद देंगे तांबे जी का विद ए वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड कि ये यहाँ पर आए, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला, हमें अपना इतना अच्छा भाव दिया, सिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।